Hello everyone. Today I came with the solution of animal diversity का एक दूसरा क्वेश्चन comparative anatomy and developmental biology of December 2022 paper. So let us begin. The first question is the fill-ups. Matrix of bones of vertebrates contain the protein. तो जो bones में जो matrix होती है उसके अंदर जो protein present होता है वो कौन सा होता है? कोलाजन. और कोलाजन क्या करता है? प्रोवाइड करता है सर्फेस को जहाँ पे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो हैं वो अटैच कर सके. इनऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे कि कैल्शियम वगैरह. अब हमें पता है कि बोन्स जो है उनकी मैट्रिक्स कैल्शियम से बनी होती है, बट वो कैल्शियम कहाँ हेल्ड करेंगे? प्रोटीन के ऊपर. एंड कौन सा प्रोटीन? कोलाजन. डैश लीवेज अकर्स इन टीलोलेसिथल फर्टिलाइज्ड एग. टीलोलेसिथल एग्स में हमें देखने के लिए मिलती है डिस्कॉइडल मेरिनी, इट्स मीरोब्लास्टिक क्लीवेज. एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज दैट रेस्पिरेटरी सर्फेस शुड बी थिन एंड मॉइस्ट. हमारी जो भी रेस्पिरेटरी सर्फेस है, जिस सर्फेस के थ्रू हमारा गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, वो बहुत थिन होनी चाहिए सो दैट गैसेस एक्सचेंज हो सके, प्लस वो मॉइस्ट होनी चाहिए ताकि वो डेसिकेट ना हो. In endurance, the metamorphosis is usually associated with transition from aquatic to terrestrial mode. In endurance में basically आ जाते हैं frogs वगैरह, तो उनके अंदर जो metamorphosis होती है उसमें वो aquatic mode से develop होकर terrestrial mode की तरफ adapt हो जाते हैं. The next question is difference between the following pairs. दो दीज आर ओनली वन मार्कर के चार डिफरेंस है, तो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है. यूरोपीजियल ग्लैंड एंड सॉल्ट ग्लैंड ऑफ बर्ड्स. तो अगर हम बर्ड्स की बात करें ना, बर्ड्स की स्किन में कोई भी ग्लैंड्स नहीं होते, लाइक ऑयल ग्लैंड्स वगैरह कुछ प्रेजेंट नहीं होते एक्सेप्ट यूरोपीजियल ग्लैंड्स एंड सॉल्ट ग्लैंड्स. So bird skin is devoid of gland except uropygial gland, located at the base of the tail, secretes a lipid and protein product that bird collect on the sides of their beak and then smear on their feathers. तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? टेल की साइड पे प्रेजेंट होते हैं. सीक्रीट कर रहे हैं लिपिड और प्रोटीन. बर्ड्स अपनी बीक से जब अपनी टेल को पिंच कर रही होती है तो वो यहाँ से ये कलेक्ट करती हैं और फिर अपनी उसी बीक की वजह से इस जो ऑयल या लिपिड या प्रोटीन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इसको अपने पूरे बॉडी पे या फेदर्स पे स्प्रेड कर लेती है. दूसरा ग्लैंड जो है, अदर ग्लैंड लोकेटेड ऑन द हेड ऑफ सम बर्ड्स, दैट इज सॉल्ट ग्लैंड, इज वेल डेवलप्ड इन मरीन बर्ड्स. सॉल्ट ग्लैंड्स इजेक्ट एक्सेस सॉल्ट ऑब्टेन्ड व्हेन दीज बर्ड्स इंजेस्ट मरीन फूड या सी वाटर. जो भी बर्ड्स मरीन एनवायरमेंट में या सीज या ओशंस के पास रह रही हैं, जब वो मरीन फूड खा रही हैं, वो इंसेक्ट्स वगैरह खा रही है विच आर टू मच हाई इन सॉल्ट्स, तो अब उनको अपना ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने के लिए, आयनिक बैलेंस बनाने के लिए उस एक्स्ट्रा सॉल्ट को बॉडी से रिलीज करने की ज़रूरत है. और वो एक्स्ट्रा सॉल्ट कैसे रिलीज होगा? विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ग्लैंड्स. नेक्स्ट अगर हम बात करें मोनोक्यूलर विजन एंड बाइनोक्यूलर विजन, तो ये दोनों जो टर्म्स है वो एकदम एक दूसरे से ऑपोजिट है. बाइनोक्यूलर विजन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ मोनोक्यूलर विजन एज सीन इन मेनी एनिमल्स लाइक रैबिट, इन विच ईच आई फोकसेस ऑन इट्स ओन ऑब्जेक्ट एंड बोथ द आईज कैन फोकस ऑन वन ऑब्जेक्ट. बाइनोक्यूलर में क्या हो रहा है? हमें दो विजन्स मिल रहे हैं. हर आई जो है वो एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे भी फोकस कर सकती है और मिलकर एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर भी फोकस कर सकती है. द आईज ऑफ एन एनिमल विद मोनोक्यूलर विजन आर यूजुअली पोजिशन लेटरली ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द फेसेस ऑफ एनिमल हेड. जैसे सपोज करो, अब बर्ड्स, अगर हम पिजन्स वगैरह को आप देखो, अगर एक पिजन का हम बॉडी देखें तो उसमें क्या होता है? एक आई इस तरफ है, एक आई दूसरी तरफ होगी, तो एक से विजन इस तरफ का मिल रहा है और दूसरी आई से दूसरी तरफ का मिल रहा है, दोनों से कम्युलेटिव कोई विजन नहीं मिल रहा. तो इस टाइप के विजन को हम बोलेंगे मोनोक्यूलर विजन. ठीक है. और बाइनोक्यूलर में क्या होता है? दोनों आईज जो है वो हेल्प कर रही है एक पूरा कंप्लीट विजन बनाने में. अगर हम यहाँ पे पिक्चर देखो, बाइनोक्यूलर विजन में क्या हो रहा है? ये मीट करती है, जहाँ मीट करती है तो वहाँ एक कॉमन इमेज हमें नजर आ रही है. ठीक है. सपोज करो यहाँ आपको दिया हुआ है कि एक ह्यूमन है, ह्यूमन की आई दिखाई हुई है कि इतना पूरा रीजन जो है वो कॉमन है, जो हम अपनी दोनों आई से एक साथ देख सकते हैं. वेर एज जो साइड का होगा, एक्सट्रीम राइट विल बी सीन बाय एक्सट्रीम राइट आई एंड एक्सट्रीम लेफ्ट विल बी सीन बाय एक्सट्रीम लेफ्ट आई. ठीक है. वेर एज जो मोनोक्यूलर विजन होता है उसके अंदर क्या होता है? सीन बाय बोथ आईज वाला विजन जो है वो बहुत कम हो जाता है. इंडिविजुअल आई का जो मेन विजन होता है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है. So moving on to the next one, difference between paracrine and autocrine hormone. तो paracrine और autocrine hormone को मैंने सीधा सीधा उसको नहीं डिफाइन करा. यहाँ पे तीन कैटेगरीज होती है. हॉर्मोन्स जो होते हैं वो तीन कैटेगरीज में आते हैं. द फर्स्ट वन इज एंडोक्राइन हार्मोन, द सेकंड वन इज पैराक्राइन हार्मोन एंड द थर्ड वन आर ऑटोक्राइन हार्मोन. एंडोक्राइन हार्मोन बेटा वो होते हैं, आप सबको पता होगा, आप एंडोक्राइनोलॉजी या हार्मोन्स के बारे में जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं कि देयर आर वेरियस ग्लैंड्स जिनसे बहुत सारे फैक्टर्स या हार्मोन रिलीज हो रहे हैं जो अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके एक्ट करते हैं. सो बेसिकली एंडोक्राइन हार्मोन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस थ्रू वैस्कुलर टिश्यू. और वो कैसे जा रहे हैं? वैस्कुलर टिश्यू के थ्रू, मतलब ब्लड के थ्रू. हम पढ़ते हैं कि एंडोक्राइन वो ग्लैंड्स होते हैं विच पोर देयर सिक्रीशन या पोर द हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, तो वो ब्लड के थ्रू अपने टारगेट टिश्यू तक जा रहे हैं, तो वो हो गए एंडोक्राइन. अगर हम बात करें पैराक्राइन हार्मोन की, तो पैराक्राइन हार्मोन जो होते हैं ना, दे हैव टू ट्रैवल टू नियर बाय सेल्स ओनली. उनको अपने आसपास के जिस सेल्स है वो रिलीज होने हैं उसके पास के ही किन्हीं सेल्स में उसको जाके टारगेट एक्शन करना है. सो दे हैव टू ट्रैवल नियर बाय सेल्स थ्रू इंटरस्टिशियल स्पेसेस बिटवीन द सेल. अब इस सेल तक पहुंचने के लिए तो जो सेल्स के बीच की स्पेसेस होगी ना, ये वहां से मूव करेंगे. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, हॉर्मोन्स दैट आर रिलीज आउटसाइड ऑफ अ सेल देन डायरेक्टली अफेक्ट द सेल इटसेल्फ. अब कोई एक सेल है, मान लो ये एक सेल है, ये एक हार्मोन रिलीज कर रहा है. ठीक है. और ये हार्मोन इसी सेल को अफेक्ट कर रहा है, तो ऑटो मतलब सेल्फ. तो अगर खुद के ही सेल के लिए कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है, दैट इज ऑटोक्राइन हार्मोन.
ठीक है, तो बेसिकली आपसे पूछा गया है पैराक्राइन और ऑटोक्राइन, आपको सिर्फ उन्हीं दो का आंसर करना है। द नेक्स्ट इज मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है सेल्यूलर डिफरेंशिएशन का इन द एम्ब्रियो। मॉर्फोजेनेसिस गिव द एम्ब्रियो इट्स शेप। तो बेसिकली मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फो वर्ड आता है मॉर्फोलॉजी से, तो वो चेंजेस। अब बेटा देखो, जब फर्टिलाइजेशन होती है, एग और स्पर्म फर्टिलाइज करे बना जाइगोट विच इज अ सिंगल सेल, ठीक है, धीरे धीरे करके उसके डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस होंगी, 2 सेल बनेगा, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल एंड सो ऑन। मल्टी सेल्यूलर बनने के बाद वो कैलस ऑफ सेल्स की तरह तो नहीं रहेगा, उसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट होगी। अब वो धीरे धीरे करके टिश्यूज़ बनने शुरू होंगे, स्पेशलाइज ऑर्गन स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो जाएंगी। सो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आते हैं व्हेन द जाइगोट और द जाइगोट बन गया, तो जाइगोट से लेकर एम्ब्रियो या फीटस बनने तक बहुत सारे इवेंट्स आते हैं। तो उनमें से 2 इवेंट्स हैं मॉर्फोजेनेसिस। तो मॉर्फोजेनेसिस में मॉर्फोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस में सेल जो है वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, स्पेशलाइज कर रहे हैं, ताकि वो एक प्रॉपर एम्ब्रियो को डेवलप कर सके। अगर हम बात करें ऑर्गेनोजेनेसिस की, तो ऑर्गेनोजेनेसिस वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गन फॉर्मेशन कंप्लीट हो रही है। सो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गन फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड सो दैट द एम्ब्रियो बिकम फंक्शनल। अ फुल्ली डेवलप्ड इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन देन बी डिस्टिंक्टली सीन एज मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज एट दिस स्टेज। अब जब ऑर्गन्स पूरे तरीके से डेवलप हो जाएंगे, तभी वो जो इंडिविजुअल है, वो जो स्पीशीज है, हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे दैट वेदर इट इज अ ह्यूमन, अ डॉग और अ कैट और वट एवर इट इज। तो बेसिकली वो जो ऑर्गन फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस। द एम्ब्रियो देन टेक्स बर्थ एज अ फॉर्म्ड इंडिविजुअल दैट लिव्स ऑन टिल इट्स डेथ। द नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में जो कार्टिलेज एंड बोन है, कार्टिलेज एंड बोन्स जो बने होते हैं वो बेसिकली उनकी मैट्रिक्स मिनरल सॉल्ट से बनी होती है, जैसे कैल्शियम सस्पेंडेड होता है फॉस्फेट और कार्बोनेट के मैट्रिक्स में, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट स्कल की। तो स्कल के अंदर ऑल्फैक्टरी कैप्सूल, मतलब ऑल्फैक्टरी वर्ड रेफर होता है स्मेल के लिए, तो ऑल्फैक्टरी कैप्सूल नोज के लिए स्पेस प्रेजेंट होती है ऑन द इंटीरियर, मतलब फ्रंट एंड। और ऑडिटरी कैप्सूल्स हेयरिंग के लिए स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं पोस्टीरियर लैटरल साइड्स पे। थर्ड वन इज वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होती है हीमल आर्क, जिसके अंदर हीमल कैनाल होती है विच इज वेल सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। द लास्ट वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है पेल्विक, एक होता है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर जो है ना, जो हमारी शोल्डर और फोर आर्म्स के जो जॉइंट्स और स्ट्रक्चर है, वहाँ पे अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर आता है। तो आप इजीली बोल सकते हो कि अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं टेट्रापोड लिम्स की विच आर पेंटाडिक्टाइल, मतलब 5 डिजिट्स, 5 फिंगर्स हैं प्रोवाइडेड विद 5 डिजिट्स ईच। The next question is, with the help of suitable well-labeled diagram, explain the type of eggs in various animal group based on the amount of yolk. तो amount of yolk के basis पे हम eggs को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल और मेगालेसिथल। आई गेस नाम अगर आपको पता चल जाए तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। माइक्रो का मतलब होता है कम, मीजो मॉडरेट हो गया, और मेगा मतलब ज़्यादा हो गया। तो ए लेसिथल एग्स जो है वो योकलेस एग्स है, मतलब इनके अंदर अमाउंट ऑफ योग के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं ना, तो इनके अंदर योग जो है वो है ही नहीं। एज इन यूथेरियन मैमल्स, इन द एब्सेंस ऑफ योग द न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय द प्लेसेंटा। अब यहाँ पे योग नहीं है, तो योग का काम क्या होता है कि एम्ब्रियो को नरिश करना, तो यहाँ पे नरिशमेंट का काम किसके थ्रू हो रहा है, प्लेसेंटा के थ्रू। नेक्स्ट है माइक्रोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल को हम ओलिगोलेसिथल एग्स भी बोलते हैं। इनमें लिटिल योग होता है विच इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स, जैसे कि इकाइनोडर्म, एम्फियोक्सिस और मोलस्क में, एनालिड्स में, फ्लैटवर्म्स में। एग्जाम्पल्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीजोलेसिथल मतलब कि यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ योग है वो मॉडरेट अमाउंट में है, एज इन ट्यूनिकेट्स एंड एम्फिबियंस। सिंस द एग ऑफ दीज एनिमल्स डू नॉट हैव मच योग, दे यूजुअली हैव लार्वल स्टेजेस दैट आर वोराशियस फीडर्स। तो बेसिकली इनके हमें देखने के लिए मिलता है, एम्फिबियंस में हमें बहुत कॉमनली मेटामॉर्फोसिस देखने के लिए मिलती है। तो क्योंकि इनके इंटरमीडिएट स्टेजेस आ जाती हैं लार्वल फॉर्म्स, जहाँ पे वो एक्टिव फीडर्स होते हैं, वो न्यूट्रिशन एक्सटर्नल एनवायरमेंट से डिराइव करते हैं, जो उनको नरिश करता है और हेल्प करता है फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। द लास्ट वन इज मीगालेसिथल, और जिसको हम बोल सकते हैं मैक्रोलेसिथल। दीज आर हेविली योक्ड एग्स, जैसे कि सेफालोपोड, मोलस्क, बोनी फिशेज, रेप्टाइल, बर्ड्स, एग लेइंग मैमल्स जैसे कि प्लैटिपस और इकाइडना। The yolk occupies almost the whole of the interior of the egg with a small disc-shaped clear area of cytoplasm near the animal pole where the germinal vesicle lies. तो जो yolk होता है वो पूरे egg के अंदर होता है, बस एक खाली सी disc shape area होता है जहाँ पे cytoplasm present होता है, और वो भी कहाँ पे, near the animal pole where the germinal vesicle lies, या फिर nucleus present होता है. Most of such eggs are large size and entire nutrition for the embryo is provided by the yolk. अगर आप यहाँ पे इसके पिक्चर देखो तो ऊपर है, यू कैन सी कि माइक्रोलेसिथल है, उसमें कम अमाउंट ऑफ योग है और वो योग ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मीजोलेसिथल में जाते हैं तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग है, तो योग हमें इस पोर्शन में मिल रहा है, ऊपर एनिमल पोल में नहीं मिल रहा है। इसी तरह आप बाकी के एग्स की भी डायग्राम ड्रॉ करोगे, डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Moving on to the next one, list and describe the type of dentition in vertebrates based on the nature of their replacement. Type of dentition मतलब type of teeth. तो अगर हम बात करें nature of replacement के बीच basis पे, 3 type of dentitions हैं, monophyodont, diphyodont and polyphyodont.
मोनो का मतलब है सिंगल, तो बेसिकली ओनली वन सेट ऑफ टीथ आर प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ. मिल्क टीथ परसिस्ट एंड डू नॉट गेट रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ, जैसे कि बेल्यूजा व्हेल्स, मोस्ट ऑफ द cetaceans दैट आल्सो इंक्लूड porpoise, डॉल्फिन, नार्वल, सम rodents, marsupials, insectivorous moles, इन सब के अंदर जो दे ओनली हैव वन सेट ऑफ टीथ, मतलब एक ही बार जो दांत हैं, जो टीथ हैं वो आते हैं और थ्रू आउट द लाइफ टाइम वही रहते हैं. नेक्स्ट है डाइफाइडोडोंट, जो हम हैं, ह्यूमंस है. आपको भी पता है कि हमारे जो टीथ होते हैं उनके दो साइकिल्स होती हैं. एक होते हैं मिल्क टीथ, फिर जब हम थोड़े बड़े होते हैं अर्ली स्टेजेस में वो शेड हो जाते हैं, एंड देन वी गेट द परमानेंट टीथ. सो विद जस्ट टू sets of teeth, the first one are deciduous dentition or milk teeth that appear during early life. It consists of incisor, canine, premolars, but no molars. As the mammal mature, these teeth are replaced or and shed by permanent dentation. तो ये शेड हो जाएंगे और रिप्लेस, इनकी जगह पे क्या आ जाएंगे, परमानेंट टीथ आ जाएंगे, जिसके अंदर इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स सारे होते हैं. तो ज़्यादातर मैमल्स, ह्यूमन, प्राइमेट्स, हम सब में क्या नजर आता है, डाइफायोडोंट डेंटेशन. Next, polyphyodont. Poly means many. So these teeth are continuously replaced. This type of dentation ensures regeneration of teeth if wear or breakage diminishes their function. तो ये हमें देखने के लिए मिलता है कि जब भी इनके दांत खराब होंगे तो नॉर्मली जैसे जैसे अगर कोई टीथ शेड हो गया तो वहाँ पे नया टीथ आ जाएगा, कोई टीथ वियर टीयर होगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा. तो इनकी लाइफ में कंटिन्यूस, मतलब थ्रू आउट द लाइफ टाइम इनके टीथ रिप्लेस होते रहते हैं. तो इसमें काफ़ी सारे लोअर वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, उसके अलावा एम्फीबियन, रेप्टाइल और शार्क्स आ जाते हैं. The next question, describe the structure of integument of fishes with respect to their phylogeny. I will put the link in the description. You can check if you want. Another question is, describe with the help of a well-labeled diagram the respiratory system of mammals. Respiratory system of mammals, mammals मतलब सारे mammals हो सकते हैं, but यहाँ पे हम specifically एक human का example लेके respiratory system को पढ़ेंगे. So mammals have a pair of lungs enclosed in a thoracic cavity. तो हमारे respiratory system में pair of lungs हैं. The bony framework of the thoracic cavity is formed by thoracic vertebrae, ribs and sternum. और यहाँ पे अगर हम bone की बात करें तो rib cage होता है जो हमारे lungs के anterior में present होता है. sternum दोनों lungs के बीच में present होती है sternum. उसके अलावा पीछे की तरफ हमारे जो vertebrate होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, thoracic vertebrate. The lungs of the mammals are multi-chambered and are usually divided into lobes. The right side has more lobes than the left side. Left side में 2 lobes होती हैं, right side में 3 lobes होती हैं. Human have 3 right and 2 left lobes. The air from outside enters through the external nostril and nasal passage into the pharynx. From the pharynx, it passes through the glottis into the trachea. The trachea is a long tube that transverses the neck and lies ventral to the gullet. तो trachea जो है वो long tube है जिसको हम commonly क्या बोलते हैं, wind pipe बोलते हैं, जो कि air को carry करती है to a little distance. The anterior part of trachea is enlarged to form the voice box or larynx. Vocal cords are located inside the larynx and the vibration of vocal cords result in production of sound. Trachea bifurcates into 2 primary bronchi. अब ये जो trachea है वो 2 में divide हो जाता है, इनको हम क्या बोलते हैं, primary bronchi. Each primary bronchus enter into lung and branches into secondary and tertiary bronchi. ये लंग में एंटर करेगा और इसकी फर्दर ब्रांचिंग होती रहेगी, जिनको हम बोलेंगे सेकेंडरी और टर्जरी ब्रोंकियोल्स. ठीक है, तो मेन हमारा था ट्रैकिया. ट्रैकिया से डिवाइड होकर 2 बने ब्रोंकाई. ब्रोंकाई फाइनली डिवाइड होंगे सेकेंडरी और टर्जरी ब्रोंकाई में, वो फर्दर डिवाइड होते रहेंगे तो हम उन्हें बोलेंगे ब्रोंकियोल्स. और उसमें भी हम बोल देते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी ब्रोंकियोल. फाइनली जो सबसे लास्ट में जो सबसे ब्रांच बनी उसको हमने बोला टर्मिनल ब्रोंकियोल. इट लीड्स इनटू थिन वॉल डेलिकेट एल्वियोलर डक्ट. वो कनेक्टेड हैं किससे, एल्वियोलर डक्ट से. The walls of which are evaginated to form cluster of alveoli, जहाँ पे बहुत सारे alveoli present है. The lungs are protected and cushioned by pleura. लंग के आसपास एक लेयर होती है जिस लेयर को हम प्लूरा बोलते हैं या हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं. ठीक है, तो प्लूरा वर्ड ना लंग के कंटेक्स्ट में यूज होता है, तो लंग को कवर करने वाली मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, प्लूरा. The pleura is made up of 2 thin layers of tissue. The inner is visceral pleura, which wraps around the lung and is stuck so tightly to the lung that it cannot be peeled off. The outer layer is parietal pleura, which lies the inside of the chest wall. तो 2 layers हैं जो अंदर की तरफ, जो लंग की साइड पे जो लेयर है उसको हम बोल रहे हैं visceral pleura, और जो बाहर वाली लेयर है जो चेस्ट कैविटी के कॉन्टैक्ट में है उसको हम बोल रहे हैं parietal pleura. Pleura prevent the lungs from separating from the rib cage. द वेरी थिन स्पेस बिटवीन द लेयर्स. अब इन दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में भी लेयर स्पेस होती है, उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी, और वहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड, विच lubricates the cavity so that the 2 layers of the pleural tissue can slide against each other as the lungs inflate and deflate during respiration. तो अगर आप यहाँ से पैसेज देखो, नेजल कैविटी, उसके बाद आ रहा है फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया की ओपनिंग जहाँ होती है वहाँ बोलते हैं ग्लॉटिस. ट्रैकिया के पीछे की साइड पे ना रिंग ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं. तो ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हो रहे हैं ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो रहे हैं ब्रोंकियोल में, ब्रोंकियोल फर्दर डिवाइड हो रहे हैं किसमें, मतलब एंड हो रहे हैं एल्वियोले में, विच आर थिन बलून शेप स्ट्रक्चर्स. ठीक है, बीच में यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारी एक लंग के पास थोड़ा सा गैप होता है, यहाँ पे स्पेस होती है जहाँ पे हार्ट आ जाता है, उसके नीचे एक मेम्ब्रेनियस
थिनेस्ट लेयर होती है दैट इज डायफ्राम, और लंग्स के बाहर जो बोन केज प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, रिब केज, ठीक है। In mammals, buccal cavity play no role in respiration, and the diaphragm and ribs play an important part. During inhalation, when we take in air, the rib muscles, external intercostal muscle extend between the ribs, and diaphragm contract, causing the raising of ribs. देखो, जब हमें इनहेलेशन करनी है, जब हमें वी हैव टू टेक इन एयर, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये रिबकेज की जो मसल्स है, जैसे ये रिबकेज है ना, तो रिबकेज के बीच में मसल्स प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये जो रिबकेज है ये छोटा 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 हो जाएगा और ये बाहर की तरफ लिफ्ट होगा। डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो चेस्ट कैविटी का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इस चेस्ट कैविटी के साइज के इंक्रीज होने की वजह से अंदर का थोरैसिक कैविटी का एयर प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से एयर विल इजिली एंटर इनटू द लंग्स, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक्सपायरेशन की, मतलब रिलीजिंग आउट द एयर या रिलीजिंग आउट CO2 रिच एयर। एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस ब्रॉट अबाउट बाय द रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। अब यहाँ पे पूरा ऑपोजिट हो रहा है, इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो रही है और डायफ्राम रिलैक्स होकर वापस अपनी शेप अचीव कर रहे हैं। रिब के जब अंदर की तरफ मूव कर जाएगा तो थोरैसिक कैविटी जो है, चेस्ट कैविटी जो है वो अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगी, जिसकी वजह से अब जो अंदर का स्पेस है वो रिड्यूस हो गया, एक प्रेशर पड़ा, जिसकी वजह से जो लंग के अंदर एयर थी दैट इज एक्सेल्ड आउट या फोर्स्ड आउट। The alveoli are separated by thin wall vascularized septa that measures 50 micrometer in shrews and bats as they have high metabolic। जो सबसे मेन गैसेस एक्सचेंज हो रहा है ना, देखो अगर ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड हुए ब्रोंकाई में, फर्दर बने ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के एंड में क्या आ रहा है, एल्वेलाई। ये मेन सरफेस है, या हम बोल सकते हैं मेन रेस्पिरेटरी सरफेस है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। और अगर ये गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ से ली वो किसको देगा, ब्लड को। दैट मीन्स इट शुड बी रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल, ताकि ये O2 जो है वो ब्लड के अंदर जा सके, ठीक है। तो the alveoli are separated by thin wall vascularized septa that measure 50 micrometer in shrews and bats। और अगर हम सिरेनियंस में बात करें तो इनकी जो विड्थ होती है वो नियरली, या थिकनेस होती है वो 1 mm तक हो सकती है। The alveolar surface is covered by certain type of alveolar cells where gas exchange occur, and type 2 alveolar cells that secrete the surfactant, a substance that reduces the surface tension at the air alveolar surface so that alveoli can expand। तो यहाँ पे दो तरीके के सेल्स प्रेजेंट है, एक सेल्स प्रेजेंट है जो गैसेस एक्सचेंज जहाँ पे हो रहे हैं, जो गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, और दूसरे सेल्स ऐसे प्रेजेंट है जो ऐसे सर्फेक्टेंट, ऐसे मटेरियल, लुब्रिकेंट मटेरियल यूज कर रहे हैं जिससे वहाँ की सर्फेस टेंशन कम हो और गैसेस एक्सचेंज जो है वो इजिली हो पाए, alveoli जो है वो इजिली एक्सपैंड कर पाए, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि कैसे डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब वो नीचे की तरफ आ जाता है। अगर आप इस पिक्चर से कंपेयर करोगे, ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ पे कंपैरेटिवली नीचे की तरफ है। अगर आप दोनों में देखो तो आपको चेस्ट कैविटी का साइज, इसमें चेस्ट कैविटी स्मॉल लग रही होगी, इसमें चेस्ट कैविटी बिग लग रही होगी, ठीक है। तो वो इसी वजह से होता है कि हमारा रिब केज जो है वो एक्सपैंड होता है, अपवर्ड मूव करता है, क्योंकि रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो चेस्ट कैविटी इंक्रीज होती है एंड द एयर रशेज इन। वेयर एज एक्सलेशन में ऑपोजिट होता है, रिब केज वापस अपनी जगह पे डाउनवर्ड मूव करता है, रिब मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाता है, चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाती है एंड द एयर इज मूव्ड आउट। So this was about the respiration in mammals. In this part we'll only do about this about till here. In the next part we'll continue with the other part. So thank you for watching. Keep studying. All the best.